अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वर्ब्स का टॉपिक आपने डिटेल में ले लिया। वो तकरीबन 2.5 आवर्स की एक कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो ये वाली वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। वो लेक्चर लीजिए, उसके बाद वर्कशीट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है। अगर आप मेरे ग्रुप का पार्ट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मौजूद है, जल्दी से उसको ज्वाइन कीजिए, वर्कशीट को सोल्व कीजिए। इस वीडियो में मैं वो वर्कशीट के सॉल्यूशंस देने लगा हूं। लेकिन अगर आपने वर्क का लेक्चर नहीं लिया तो इस वर्कशीट को सोल्व करने का कोई फायदा नहीं। आप लेक्चर लेंगे, वर्कशीट को सोल्व करेंगे, फिर आपका टेस्ट होगा जिसका लिंक आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा। इंशाल्लाह ये टॉपिक जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है, आपकी क्लियर इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। आइए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 को, जो कि वर्कशीट का है। सॉल्यूशंस को चेक करते हैं। द मैनेजर मेड, अब हम जानते हैं कि कॉजेटिव वर्ब है, तो मैंने आपको पढ़ाया कॉजेटिव वर्ब्स में दो रूल पढ़ाए थे मेक के, कि मेक के बाद अगर चाहे पर्सन आए चाहे नॉन पर्सन आए, हम हमेशा बेस फॉर्म यूज करेंगे, जिसे बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। बेस फॉर्म मतलब बेयर इंफिनिटिव, अकेली बेस फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर इज, एम, आर, वोज, वर, बी, ई, बी, थर्ड फॉर्म में बीइंग और आईएनजी फॉर्म में बीइंग ये लिखे आ जाएं, तो फिर हम इसके साथ आगे मेड लिखा हो, इज मेड, एम मेड, आर मेड, तो हम उसके बाद टू प्लस बेस फॉर्म यानी फुल इंफिनिटिव यूज करते हैं। ये रूल है। अब देखिए क्या लिखा है, द मैनेजर मेड, ये ठीक है क्योंकि मेक या मेड या मेक्स कोई भी फॉर्म के बाद आगे पर्सन आ जाए, ये देखें, या नॉन पर्सन आ जाए। द मैनेजर मेड ऑल द एम्प्लॉयज, ये तो ठीक हो गया। अब आगे हमें अकेली बेस फॉर्म चाहिए थी, तो टू स्टे की बजाय अकेला स्टे होना चाहिए था। इसका आंसर सी हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, एमसीक्यू 1 का आंसर हो गया चार्ली। जिसने चार्ली लगा दिया होगा उसका ये करेक्ट है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। यहां पे इमेजिनरी कंडीशन पास्ट सब्जेक्टिव का वर्ब यूज होना है। तो आपने वीडियो में सुन दिया होगा, पास्ट सब्जेक्टिव वर्ब में हम क्या करते हैं, जब अनरियल कंडीशन हो, अनरियल कंडीशन हो, तो हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो अब अनरियल कंडीशन, इफ आई वॉज यू, वॉज यू की बजाय हमें पता है कि जब आपने बी की पास्ट फॉर्म वॉज और वर में जाना हो, तो अनरियल कंडीशन के लिए हम वर यूज करते हैं। काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं सुपरमैन होता। अब मैं नहीं हूं ना प्राइम मिनिस्टर ना सुपरमैन, तो मैं ये यूज करूंगा, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ ओनली आई वर प्राइम मिनिस्टर, या वुड दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। तो मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं या डिजायर कर रहा हूं, ख्वाहिश कर रहा हूं, तो उसकी वजह से मैं या वॉज की बजाय हमें पता चल रहा है कि ये अनरियल कंडीशन है, अनरियल एक्शन है। तो बेटा मिस्टेक कहां पे पाई जा रही है, यहां पाई जा रही है। क्वेश्चन 2 का आंसर जिसने अल्फा लिखा उसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 3, ही हैज बीन लिविंग ओके इन दिस सिटी ओके सिंस 5 years। बेटा ये देखो, सिंस और फॉर के साथ टाइम तो लगाना है, सिंस के साथ फिक्स टाइम आता है यार, फिक्स टाइम, ऐसा टाइम जिसको काउंट नहीं कर सकते, फिक्स टाइम होता है। वो कौन सा टाइम होता है, वो क्लॉक टाइम हो सकता है, वो नेम हो सकता है ऑफ डे, वो नेम हो सकता है ऑफ मंथ, वो नेम हो सकता है ऑफ ईयर, 2001, 2002, 2003, ये मतलब नंबर जो इसको बोलते हैं। वो पार्ट ऑफ डे हो सकता है, मॉर्निंग इवनिंग पार्ट ऑफ डे हो सकता है, या वो कोई फेस्टिवल का नाम हो सकता है, ईद, दिस एंड दैट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सिंस के बाद तो 5 years नहीं आना चाहिए, क्योंकि 5 years जब आपने लगाना वो उसके साथ 4 आना चाहिए, जिसमें सेकंड की बात हो रही हो, मिनट्स की बात हो रही हो, आवर्स की बात हो रही हो, डेज की बात हो रही हो, नाइट्स की बात हो रही हो, वीक्स की बात हो रही हो, मंथ्स की बात हो रही हो, या ईयर्स की बात हो रही हो, तो हम 4 यूज करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। यहाँ सिंस की बजाय 4 चाहिए था, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाता। क्वेश्चन 3 का आंसर बन गया बीटा। ठीक है, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। आई सजेस्ट दैट, तो बेटा हमने पढ़ लिया है बेस सब्जेक्टिव का रूल, हमने पढ़ा बेस सब्जेक्टिव, याद होगा आपको अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से सुना है तो। बेस सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आप सजेस्ट वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप दैट यूज करते हैं। तो सजेस्ट वर्ब्स के बाद आप यूज करते हैं दैट
ओके हो गया। सजेस्ट वर्ब के बाद जब आपने दैट यूज किया तो कोई भी जो सब्जेक्ट आता है इसके बाद जो वर्ब आना चाहिए ये हमेशा बेस फॉर्म होनी चाहिए, अकेली बेस फॉर्म। आई सजेस्ट, ये सजेस्ट वर्ब में हमने सिर्फ सजेस्ट नहीं था, एडवाइज भी था, रिक्वेस्ट भी था, सजेस्ट भी था, ठीक है, ऑर्डर भी था, ये सारे वर्ब्स थे। आई सजेस्ट दैट शी टेक्स की बजाय क्या होना चाहिए था, शी टेक होना चाहिए था। आई सजेस्ट दैट शी टेक अ शॉर्ट ब्रेक बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टास्क। तो बेटा यहाँ पे फिर प्रॉब्लम कहाँ नजर आ रही है, शी टेक्स में आ रही है, तो हम इसको बीटा को कहेंगे कि ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 4 का आंसर बीटा हो जाएगा। क्वेश्चन 5, आप याद करो यूज ऑफ जेरंड का एक रूल पढ़ाया, यूज ऑफ जेरंड, और ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि जब भी हम अवॉइड का वर्ड यूज करेंगे, ये अवॉइड के बाद, एडमिट के बाद, डिनाई के बाद, अवॉइड, एडमिट, डिनाई, इंजॉय, फिनिश या कीप या स्टैंड, इनके बाद आपको जेरंड यूज करना है। तो अवॉइड के बाद जेरंड, जेरंड का मतलब है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो नाउन बन जाए, आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन बन जाए। तो प्यारे बच्चों शी अवॉइड आ गया, अवॉइड के बाद तो हमें जेरंड चाहिए था। टू स्पीक टू हर बॉस की बजाय स्पीकिंग टू हर बॉस हो जाता तो ये करेक्ट हो जाता सेंटेंस। एरर फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन 5 का आंसर बन जाएगा बीटा। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। नो सूनर, हैड आ गया, बिल्कुल ठीक है। द बेल, अब हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म यूज होती है, आपको पता होना चाहिए, रिंग, रैंग, रंग। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी थी, इसने यूज कर ली है सेकंड फॉर्म। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन 6 का आंसर बन जाएगा बीटा। यहां पे फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रॉब्लम है। अब हमें कैसे पता चला कि थर्ड फॉर्म यूज होनी है, हमें यहां से पता चला कि थर्ड फॉर्म यूज होनी है, सेकंड फॉर्म तो यूज नहीं ना हो सकती हैड के साथ, ठीक है। क्वेश्चन 7, द कमेटी डिसाइडेड टू पोस्ट, बताएगा बेटा हमने आपको कहा था यूज ऑफ इंफिनिटिव, याद करें, कुछ नहीं याद तो मैं अब बताता हूं। यूज ऑफ इंफिनिटिव में हमने कहा था वर्ब्स शोइंग फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट, ऐसे वर्ब जो फ्यूचर की तरफ इशारा करें, जैसे एम, जैसे प्लान, जैसे डिसाइड, जैसे होप, जैसे प्रॉमिस, जैसे एक्सपेक्ट, ये फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं। प्यारे बच्चों एम के बाद, प्लान के बाद, डिसाइड के बाद, होप के बाद, प्रॉमिस के बाद, एक्सपेक्ट के बाद आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, जिसे बेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है, इसको यूज करना था। तो ये यूज करना था, यहाँ पे लिखा हुआ है टू पोस्टपोनिंग, पोस्टपोन कह देते, टू पोस्टपोन कह देते तो ये हमारा काम हो जाता। इसका मतलब है क्वेश्चन 7 का आंसर भी बीटा हो जाएगा। क्वेश्चन 8 आते हैं, यू शुड नॉट, और आगे लिखा हुआ है टू वरी, ये क्या बात हुई बेटा, हमने पढ़ा है कि मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है, मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है। यू शुड नॉट, ये शुड है, आगे टू वरी की बजाय अकेला वरी होता तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बीटा ना होता, फिर कुछ और देखते। अब हमें पता चल गया कि मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म यूज होनी है, तो यहाँ टू वरी एरर हो जाएगा, अकेली बेस फॉर्म आने की, यू शुड नॉट वरी आना था, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन शी विल कम, प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था टेंस कॉम्बिनेशन पिछले लेक्चर में, टेंस कॉम्बिनेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जब व्हेन के साथ एक प्रेजेंट टेंस होना चाहिए और दूसरा क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसको ठीक करो, एक प्रेजेंट टेंस करो और एक फ्यूचर इंडेफिनिट। व्हेन शी विल कम आई विल डिस्कस, ना ना ना, आई विल डिस्कस तो ठीक है, व्हेन शी विल कम की बजाय व्हेन शी कम्स होना चाहिए था। ये वही बात है, अगर इफ वाले में भी कंडीशन लगाते हैं, इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट टेंस तो दूसरे पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट, ये कंडीशन है, व्हेन शी कम्स टाइम की कंडीशन, इफ लगाएंगे तो दूसरी कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। इफ शी कम्स और व्हेन शी कम्स आई विल डिस्कस, तो व्हेन वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए था, ये व्हेन शी विल कम की बजाय होना चाहिए था व्हेन शी कम्स। इसलिए दोबारा सुन लो, इफ वाले पार्ट में कंडीशन टाइप 1 में आपने क्या पढ़ा था,
टाइप वन में आपने पढ़ा था इफ वाला पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए, तो मेन पार्ट होगा, मेन क्लॉज होगा, रिजल्ट वाला क्लॉज जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। तो मैं भी यही बता रहा हूं, वेन वाला पार्ट एक कंडीशनल पार्ट है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, और दूसरा क्लॉज जो होगा वो क्या होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, जो कि यूज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेन वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, अल्फा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10, एरर फाइंड आउट कर रहे हैं। द कैप्टन डेयर नॉट, याद करें मैंने आपको बोला था कि डेयर की कोई भी फॉर्म, डेयर खुद एज अ मॉडल वर्ब आए या मेन वर्ब आए, तो जब सब्जेक्ट डेयर करता है तो फिर इसके बाद हमेशा अकेली बेस फॉर्म यूज होगी, एक ये रूल था। फिर हमने कहा था अगर सब्जेक्ट डेयर करता है किसी ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट डेयर करता है ऑब्जेक्ट को, तो अब टू प्लस बेस फॉर्म यूज होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको लेक्चर में दे चुका हूं। आई डेयर नॉट गो आउट, ठीक है। आई डेयर अली टू गो आउट, ऊपर में अकेला गो आउट था क्योंकि डेयर के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो टू प्लस बेस फॉर्म। द कैप्टन डेयर नॉट, अब इसके बाद तो हमें बेस फॉर्म अकेली चाहिए थी, अकेली चाहिए थी, चैलेंज अकेला आना चाहिए था, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बीटा बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 11, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट, बेटा वही बात है जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, बेस सबजंक्टिव वर्ब, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि सजेस्ट वर्ब के साथ दैट आ जाए, और जो क्लॉज आ रही होगी, इस क्लॉज का कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, जो वर्ब होगा ये वर्ब बेस फॉर्म होनी चाहिए। सो द डॉक्टर सजेस्टेड दैट, ही आ गया, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब यहां जो वर्ब चाहिए वो बेस फॉर्म होनी चाहिए, और बेस फॉर्म कहां पड़ी है, गेट के पास। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही गेट मोर रेस्ट। आई होप ये समझ आ गई है आपको बात, और आपको इसको समझना भी है। एक मिनट जी। चले, क्वेश्चन 11 का फिर आंसर क्या बना, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही, ये जो ही होगा इसके साथ हमें बेस फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, जो कि आंसर बीटा बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 12, आई हैड द मैकेनिक, अब आ गया पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब्स में हमने क्या करना होता है कि अगर हैव के बाद कोई पर्सन आए जिसने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, ये एक्टिव होगा, इसने एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम इसके साथ अकेली बेस फॉर्म यूज करेंगे। अगर आगे वाला एक्शन इस पर्सन ने परफॉर्म करना है तो बेस फॉर्म आएगी। अगर हैव की किसी भी फॉर्म के बाद पर्सन या नॉन पर्सन आए और अगला वाला एक्शन एक्चुअली इसने रिसीव करना है, तो ये क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा, एक्शन रिसीव करेगा, तो फिर हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब देखिए मैकेनिक ने चेक करना है ब्रेक को, इसका मतलब है मैकेनिक ने एक्शन परफॉर्म करना है, तो आई हैड द मैकेनिक, तो इसका मतलब हमें सिर्फ बेस फॉर्म चाहिए, ये बेस फॉर्म लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बन जाएगा चार्ली, क्वेश्चन 12 का आंसर चार्ली। क्वेश्चन 13, शी इज नॉट अकस्टम्ड टू, बेटा ये वाला फ्रेज याद रख लें, अकस्टम टू के बाद हम हमेशा जेरन यूज करेंगे। अगर ये पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिस में आ गया। अकस्टम टू, ये कुछ वर्ड हैं, इज यानी बी अकस्टम्ड टू, या बी यूज्ड टू, जिसके अंदर पर्सन आ जाए, पर्सन आ जाए, पर्सन ही आता है वैसे, पर्सन पर्सन बी यूज टू, या विद आ व्यू टू, इन सब के साथ हमें जर्न यूज करना है, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू के साथ भी, लुक फॉरवर्ड टू के साथ भी जेरन यूज करना है। शी इज नॉट अकस्टम टू लिव, गलत, हैव लिव्ड भी गलत, बी लिविंग भी गलत, तो आंसर क्या बना, लिविंग। शी इज नॉट अकस्टम टू लिविंग। क्वेश्चन 13 का आंसर बन गया बीटा। क्वेश्चन 14, द पुलिस ऑफिसर मेड, बेटा वही बात है जो पहले आ चुकी है, मेक या मेड
के बाद या मेक्स के बाद, यानी मेक की किसी भी फॉर्म के बाद चाहे पर्सन आए चाहे नॉन पर्सन आए, हम हमेशा हमेशा बेस फॉर्म यूज करेंगे। एक तो ये रूल था, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया इज, एम, आर, बी, वोज, वर, बीन या बीइंग के साथ मेड लिखा हुआ आए तो हम हमेशा टू प्लस बेस फॉर्म यूज करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड करें। द पुलिस ऑफिसर मेड द सस्पेक्ट, तो देखें मेड द सस्पेक्ट के बाद हमें सिर्फ बेस फॉर्म चाहिए लाई, टू लाई, लाइन और ले। अच्छा, ले के बाद तो बेटा ऑब्जेक्ट आता है, ये भी बेस फॉर्म बनती है, लेकिन ऑब्जेक्ट होता तो शायद ये बात बनती, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है वो लेटने की बात हो रही है। द पुलिस ऑफिसर मेड द सस्पेक्ट लाई ऑन द ग्राउंड, क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन आती है और वो आई हुई है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, बीटा ऑप्शन बनेगा। लेटना, आपने पढ़ा है ये, इसको इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे भी और रेगुलर इरेगुलर में भी आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन 15, आई वुड रादर यू, तो बेटा मैंने आपको बोला था कि वुड रादर के साथ आपको यूज करनी होती है बेस फॉर्म, लेकिन जब भी सब्जेक्ट आएगा वुड रादर के साथ बेस फॉर्म। अगर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के बीच में वुड रादर सैंडविच बन जाए तो हम हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सो आई वुड रादर यू के बीच में सैंडविच है तो हम सेकंड फॉर्म को ढूंढ लेते हैं और सेकंड फॉर्म हमें बीटा में मिल रही है। क्वेश्चन 15 का आंसर बन जाएगा बीटा। क्वेश्चन 16, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, याद करें मैंने आपको बोला था कि एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स के बाद आप फुल इंफिनिटिव यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं टू प्लस बेस फॉर्म, ठीक है। ये होती है इंफिनिटिव, ये आपने फुल इंफिनिटिव यूज करना है एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद। अब एक्साइटेड के बाद हमें फुल इंफिनिटिव हमें पता है तो हम फुल इंफिनिटिव यूज करेंगे। गोइंग, गो या फॉर गोइंग नहीं है, आंसर होना चाहिए टू गो। क्वेश्चन 16 का आंसर बन जाएगा अल्फा। क्वेश्चन 17, हमने पढ़ा था यूज ऑफ जेरंड, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था यूज ऑफ जेरंड, उसमें हमने पढ़ा था डिनाई, इंजॉय, हमने पढ़ा कीप, हमने पढ़ा फिनिश, हमने पढ़ा अवॉइड, इनके साथ या इंजॉय वो लिख दिया, इंजॉय, डिनाई, कीप, फिनिश, अवॉइड, इनके बाद हमें क्या यूज करना है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ही डिनाइड टू स्टील, स्टील टू हैव स्टोलन, गलत, स्टीलिंग हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्लीज रिमेंबर, अब मैंने आपको बताया था कि रिमेंबर के साथ अगर आप इंफिनिटिव यूज करें तो इसका मतलब है कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा एक्शन है जो अभी होना है, फ्यूचर एक्शन, ठीक है। और अगर रिमेंबर के बाद आप जेरंड यूज करें तो इसका मतलब है कोई काम कर लिया आपने और उसको याद रखना है, कोई काम हो गया है, पास्ट में, उसके बाद जेरंड का मतलब है कि हम पास्ट की तरफ देख रहे हैं, पास्ट इवेंट या पास्ट एक्शन की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर डैश द डोर व्हेन यू लीव, जब तुम जाओ तो दरवाजे को लॉक करना मत भूलना, याद रखना, इसका मतलब फ्यूचर इवेंट की बात हो रही है तो हमें इंफिनिटिव यूज करना है, ये है अकल का काम। प्लीज रिमेंबर टू लॉक। अब अगर मैं कहता तुम्हें याद है कि तुमने मुझे मारा था, यू रिमेंबर बीटिंग मी, तुम्हें याद है, यू रिमेंबर कॉलिंग मी, मुझे तुमने कॉल की थी, याद है तुम्हें, तो फिर हम पास्ट इवेंट जो कि काम हो गया हो तो उसके लिए रिमेंबर यूज करते हैं। हमारा क्वेश्चन 18 का आंसर बन गया अल्फा। कोई एक्शन जो पास्ट में हो गया उसको याद रखना हो तो हम यूज करते हैं जेरंड, फ्यूचर या प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म रिमेंबर के साथ, ठीक है। क्वेश्चन 19, वी गोट आवर हाउस, तो बेटा इसमें फिर से पॉजिटिव वर्ब गॉट आ गया। गेट के बाद अगर पर्सन या नॉन पर्सन ही लगा लो, एक्टिव हो जिन्होंने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, एक्टिव हो, तो हम इसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी फुल इंफिनिटिव टू प्लस बेस फॉर्म यूज करेंगे। अगर गेट के बाद पर्सन या नॉन पर्सन इस एक्शन को रिसीव करें, मतलब ये पैसिव हो जाएं,
तो फिर हमने थर्ड फॉर्म। तो आपने देखना कि जो अगला एक्शन है ये इस पर्सन या नॉन पर्सन ने रिसीव करना है या परफॉर्म करना है। रिसीव करना है तो थर्ड फॉर्म, परफॉर्म करना है तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। वी गोट आवर हाउस पेंट। अब घर ने पेंट तो करना नहीं है, घर ने पेंट करवाना है खुद को, तो इसका मतलब है घर ने इस एक्शन को रिसीव करना, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वी गोट आवर हाउस, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वो कौन सा है? चार्ली। तो हमारा आंसर क्वेश्चन 19 का बना चार्ली। क्वेश्चन 20, शी विशेस। तो याद रखो बेटा पास्ट सब्जेक्टिव का यूज आ गया यहाँ पे, विश के साथ आई विश, शी विशेस, ही विशेस। तो हम पास्ट सब्जेक्टिव, ऐसा एक्शन जो सर्टन नहीं है, जिसमें हम चाहते हैं कि कोई एक्शन हो जाए, डिजायरेबल है, एक्शन कंफर्म नहीं है, तो हम सब्जेक्टिव वर्ब यूज करते हैं। जिसमें कंफर्म हो वो डेक्लेरेटिव हो सकता है, क्वेश्चन हो तो इंट्रोगेटिव हो सकता है, ऑर्डर हो तो इंपेरेटिव हो सकता है, लेकिन जिसमें हम ख्वाहिश कर रहे होंगे वो सब्जेक्टिव होगा। शी विशेस, शी वर अनरियल एक्शन, क्योंकि वो अब टॉलर नहीं है, उसकी ख्वाहिश है काश वो लंबी होती, तो हम इसमें वर यूज करेंगे। क्वेश्चन 21, हैविंग। अब हैविंग के बाद तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, हैविंग। इनके बाद हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। हैविंग डैश द टेस्ट, तो हैविंग फिनिशिंग नहीं, हैविंग फिनिश भी नहीं, हैविंग टू फिनिश भी नहीं, हैविंग फिनिश्ड होगा, पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे हैज हैव के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, इट इज टाइम। याद करो मैंने आपको बोला था कि पास्ट सब्जेक्टिव वर्ब यूज करना है, जब आप यूज करेंगे इट इज टाइम। इट इज टाइम के साथ आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होती है। इट इज टाइम यू डैश स्टडिंग फॉर योर एग्जाम्स, तो इट इज टाइम के साथ सेकंड फॉर्म नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर क्या बना? स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्टेड बन गया। क्वेश्चन 23, रिग्रेट। रिग्रेट और रिमेंबर वाली सेम कहानी है। रिग्रेट के बाद अगर जर्नड यानी आईएनजी फॉर्म आ जाए तो हम किसी पास्ट के इवेंट की तरफ देख रहे हैं। आई रिग्रेट मीटिंग यू, आई रिग्रेट टॉकिंग टू यू, आई रिग्रेट कॉलिंग। तो जो काम पहले हो गया उस पर मुझे अफसोस होता है। अगर रिग्रेट के साथ 2 प्लस बेस फॉर्म आ जाए तो अब इसका मतलब है आप प्रेजेंट या फ्यूचर इवेंट की तरफ देख रहे हैं। यू विल रिग्रेट टू मीट मी, तुम पछताओगे अगर तुम मुझसे मिलोगे तो ये बात है, ठीक है। आई रिग्रेट टेलिंग, गलत। अच्छा पहले पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं ना, गलत क्यों कह रहे हैं? आईएनजी तो वैसे यूज नहीं होनी, होनी है भाई, होनी है। आई रिग्रेट डैश यू दैट योर एप्लीकेशन हैज बीन अनसक्सेसफुल। तो अब मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है, आपको पहले से नहीं पता था कि आपकी, ये देखो ना, ये प्रेजेंट है, आपकी एप्लीकेशन तो अनसक्सेसफुल होगी। तो टेलिंग नहीं होगा, टोल्ड भी नहीं होगा, हैविंग टोल्ड भी नहीं होगा, टू टेल। मुझे अफसोस होगा बताकर, अभी मैंने बताया नहीं है, अब होगा बताकर कि आपकी एप्लीकेशन अनसक्सेसफुल है। अब मुझे अफसोस होगा ये जब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये रिग्रेट के साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म जो कि प्रेजेंट या फ्यूचर की तरफ देखे तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। आंसर बन गया चार्ली। क्वेश्चन 23 का सी आंसर हो गया। क्वेश्चन 24, आई कैंट हेल्प। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा रूल था, कैंट या कुडंट। कैंट या कुडंट के साथ हेल्प आता है तो हम पूरा जर्नल यूज करेंगे, ठीक है। आई कैंट हेल्प लाफिंग व्हेन आई वॉच द कॉमेडी शो, तो फिर कैंट हेल्प के साथ जेरन यूज करना था। इसकी एक एक्सेप्शन भी थी, वो क्या थी कि कैंट या कुडंट, कुडंट हेल्प के साथ बट भी आ जाए तो हम फिर बेयर इंफिनिटिव जिसे बेस फॉर्म कहते हैं वो यूज करेंगे। बेयर इंफिनिटिव यूज करेंगे अगर इसके साथ बट भी आ जाए। वो यहां पे यूज ही नहीं हुआ तो फिर इसलिए बेस फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 24 का आंसर हो गया चार्ली। क्वेश्चन 25, आई एम नॉट यूज टू। बेटा वही बात आ गई कि अगर कोई पर्सन आए उसके बाद बी यूज्ड टू आ जाए, तो अब इस बी को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं काफी दफा। बी का मतलब इज, एम, आर, वोज, वर, थर्ड फॉर्म में बीन, आईएनजी फॉर्म में बीन। तो हम इसके बाद हमेशा जर्नड, जर्नड मतलब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और वह है, आई एम नॉट यूज्ड टू ईटिंग सो मच स्पाइसी फूड। बीटा हमारा आंसर हो जाएगा। सो यहां पे मैं भी इसको बीटा लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 26, इट इज वाइटल दैट। बेटा ये क्या आ गया? ये आ गया बेस सबजंक्टिव वर्ब। इसमें हमने क्या पढ़ा था?
एड विजिबल एडजेक्टिव, वाइटल, इंपोर्टेंट, एसेंशियल, नेसेसरी, क्रूशियल, एड विजिबल एडजेक्टिव के बाद जब लिखा आए दैट क्लॉज, इस क्लॉज का सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन जो वर्ब होगा हमेशा क्या यूज होना चाहिए, बेस फॉर्म होनी चाहिए। तो इट इज वाइटल दैट, टीम आ गया, टीम के साथ वर्क्स भी नहीं, टू वर्क भी नहीं, वर्किंग भी नहीं, तो क्या, वर्क, जो कि बेस फॉर्म है। ठीक है। क्वेश्चन 27, आइए जी, सेंटेंस करेक्शन आ गई। इफ वाले पार्ट में वुड का काम तो बनता नहीं है, इसलिए इसको तो निकाल दें पहले ही। अब हमने देखा केम आ गया, इफ वाले पार्ट में अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होनी चाहिए, तो वुड हैव लगा है और इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब आ गया हैड, हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म यूज होती है, केम आना ही नहीं था, तीसरी ऑप्शन भी गई, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों डेल्टा। क्यों बोला, ये देखो कंडीशन टाइप 3 हमने कहा था इफ हटा दिया जाए तो इन्वर्जन हो जाती है। ठीक है। हैड ही कम ऑन टाइम, इन्वर्जन का टॉपिक यूट्यूब पे जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह। हैड ही कम ऑन टाइम, इफ ही हैड कम ऑन टाइम, सेम बात है। आगे देखो वुड प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म, तो कंडीशन टाइप 3 तो यूज हो गई है। और कंडीशनल्स की वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर ही जाके देख लो, कंडीशन टाइप 3। ठीक है, ये यूज हुई है। क्वेश्चन 28, द एग्जॉस्टेड हाइकर, अब यहां पे लाए लेटना, ले सेकंड फॉर्म, लेन थर्ड फॉर्म और लाइंग आईएनजी फॉर्म। ले अंडे देना या कुछ रखना, लेड, लेड और लेन। इसके बाद प्रीपोजिशन आ सकती है, ठीक है, एडवर्ब भी आ सकता है, लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द एग्जॉस्टेड हाइकर, द एग्जॉस्टेड हाइकर ले डाउन, अब लेड ये वाला आ गया, इसके बाद तो प्रेपोजिशन नहीं आ सकती, निकल गया। अब इसके बाद देखो आईएनजी, इसके बाद भी प्रेपोजिशन नहीं आ सकती है, दोनों निकल गए। अब दो रह गई। द एग्जॉस्टेड हाइकर हैज लेन, ये बिल्कुल ठीक है, इसके बाद प्रपोजिशन आ रही है, लेन भी ठीक है, ले डाउन के बाद भी प्रपोजिशन आ सकती है, दोनों ठीक है। अब दोनों ठीक है तो देखिए दोनों में से कौन सा करेक्ट है। द एग्जॉस्टेड हाइकर हैज लेन, प्रेजेंट परफेक्ट हमने तब यूज करना है जब प्रेजेंट परफेक्ट की कोई इंडिकेशन दी होगी, और दोनों हम एक्शन हो गए हैं, तो हम किसको, जो कि वर्डी लेस वर्डी है, जिसमें वर्डीनेस कम है और वो मीनिंग पूरा दे रहा है, वो करेक्ट होगा। द एग्जॉस्टेड हाइकर ले डाउन अंडर द ट्री टू रेस्ट, सिंपल कंप्लीट हमारी सेंस हो गई, ले डाउन अंडर द ट्री टू रेस्ट। डेल्टा क्यों, चार्ली क्यों रोंग है, क्योंकि वो लेंथी है, वो भी करेक्ट है। डेल्टा क्यों करेक्ट है, क्योंकि मीनिंग उसका भी करेक्ट है, वो कंसाइज है और सेम मीनिंग दे रहा है, तो हम डेल्टा वाले को चूज कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की वैसे भी उसने कोई इंडिकेशन नहीं दी हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, आई वुड रादर, अब बेटा हमने कहा था सिंगल सब्जेक्ट है तो बेस फॉर्म यूज करनी है, बेस फॉर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है, लो जी, ये तो इसी हिसाब से गलत हो गई। और अगली बात भी देखो, आई वुड रादर स्टार्व देन के बाद भी बेस फॉर्म यानी है, क्योंकि पीछे स्टार्व है तो दोनों की एक जैसी वर्ब का कंपैरिजन होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, चार्ली ही करेक्ट हो जाएगा। बाकियों में देखो यहाँ स्टार्व्ड है, आगे बैगिंग लिखा है, यहाँ स्टार्विंग है, बैगिंग, वैसे ही हमें पता वुड रादर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती। टू स्टाफ के साथ टू बैग लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमें क्या यूज करना है, वुड रादर के साथ बेस फॉर्म, देन के साथ फिर बेस फॉर्म, आई वुड रादर स्टाफ देन बैक। ठीक है, क्वेश्चन 29 का चार्ली। क्वेश्चन 30, अब इमेजिनरी कंडीशन है, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं और ना मैं हूंगा अभी, तो क्योंकि ओपन कंडीशन की बात ही नहीं हो रही, वो तो ये होता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, इसलिए यहां से ये ले गया। इफ वाले पार्ट में विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट यूज नहीं होता, ये भी निकला। अब दो बातें रह गई हैं, इमेजिनरी कंडीशन जब अनरियल होती है तो हम वोज की बजाय वर यूज करते हैं। इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड फोकस ऑन एजुकेशन रिफॉर्म, कंडीशन टाइप 2 कंप्लीट हो गई। कंडीशनल्स आप जानते हैं कहां पड़े हुए हैं, ये कंडीशन टाइप 2 था, ये आप जाके देख सकते हैं कि लेक्चर इसका पड़ा हुआ है। 30, वी मस्ट, मस्ट के बाद गेट लिखा है। अब गेट के बाद आपको पता है कि गेट के बाद अगर पर्सन आए या नोन पर्सन आए जिसने एक्शन रिसीव करना हो, ये वाला पैसिव हो बंदा, यानी इसने रिसीव करना है, इन्होंने, पर्सन ने या नॉन पर्सन ने एक्शन रिसीव करना, परफॉर्म नहीं करना, तो हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वी मस्ट गेट दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ने फिनिश करना नहीं है किसी को, फिनिश होना है खुद,
तो प्रोजेक्ट फिनिश गलत, टू फिनिश वैसे ही गलत हो जाएगा, वी मस्ट गेट दिस प्रोजेक्ट टू फिनिश फिर से गलत, तो आंसर क्या बचा फिर क्वेश्चन 31 का बीटा बचा, वी मस्ट गेट दिस प्रोजेक्ट फिनिश बाय फ्राइडे। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 32। लुक फॉरवर्ड टू के साथ वैसे ही हम आईएनजी यूज करते हैं, लुक फॉरवर्ड टू प्लस जर्न यूज करना होगा, जिसे हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्क कहेंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीव गलत, फॉर रिसीविंग गलत, टू हैव रिसीव्ड गलत, तो बीटा हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 32 का आंसर बन जाएगा बीटा। क्वेश्चन 33। अब याद रखो कि अगर आपने कहना ना, ये देखो ये है पास्ट पार्टिसिपल, वो जो फ्रेज है वॉकड अलोंग द रिवर, क्या ब्यूटीफुल बोट वॉक कर सकती है? क्योंकि जिसको ये एक्सप्लेन कर रहा हो उसके साथ आना चाहिए ना, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या बोट वॉक करती है? एज आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रिवर आ ब्यूटीफुल बोट वॉज सीन बाय मी, तो भाई ये क्यों आपने इतना लेंथी स्टेट, चलो इसको रख लेते हैं, करेक्ट है, लेट्स सपोज ये करेक्ट है, इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं आगे क्या होता है। एज आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रिवर, एक्चुअली ये बात भी बोट को एक्सप्लेन कर रही है, ये भी गलत हो जाएगी लेकिन रख लेते हैं। वॉकिंग अलोंग द रिवर बोट केम, इसका मतलब है कि जो वॉक कर रही थी वो बोट थी, गलत हो गया। अब इसको पढ़े, वॉकिंग अलोंग द रिवर, कौन कौन वॉक कर रहा था? आई। वॉकिंग अलोंग द रिवर बेटा, जब आईएनजी फॉर्म एज अ पार्टिसिपल एडजेक्टिव आता है तो ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है उसके साथ आता है। वॉकिंग अलोंग द रिवर आई टीचिंग इंग्लिश, सर तनवीर टोल्ड अस अ स्टोरी। तो वॉकिंग अलोंग द रिवर कौन था? मैं था। आई सा अ ब्यूटीफुल बोट वॉकिंग अलोंग द रिवर, वॉकिंग अलोंग द रिवर आई सा ब्यूटीफुल बोट। तो क्वेश्चन नंबर 33 का बीटा, बेटा क्या सीखा कि जो मॉडिफायर्स होते हैं, जो डिस्क्राइबिंग फ्रेजेस होते हैं, उनको उसी वर्ड के साथ आना चाहिए जिसको डिस्क्राइब कर रहे हो, उसी वर्ड के साथ आना चाहिए जिसको डिस्क्राइब कर रहे हो। तो ये इस वक्त आई के साथ आए हुए हैं। क्वेश्चन 34, बाय द टाइम के साथ अगर एक पास्ट टेंस आए तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। बाय द टाइम के साथ अगर एक सेकंड फॉर्म बॉय तो दूसरा जो है वो हैड लगाकर थर्ड फॉर्म होना चाहिए। एक तो ये वाला स्ट्रक्चर था और दूसरा स्ट्रक्चर भी था हमारे पास, वो क्या है कि बाय द टाइम के साथ अगर एक प्रेजेंट टेंस आए फर्स्ट फॉर्म तो दूसरा फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए, विल शैल हैव लगाकर थर्ड फॉर्म। तो ये दो स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं बाय द टाइम के। बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, ये हो गया। द फायर हैड ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग, हैड थर्ड फॉर्म होगी, इसका मतलब है कि ये करेक्ट हो गया, ठीक है। बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, आगे हैज लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड वॉज अराइविंग, वैसे ही कोई टेंस नहीं बनेगा। बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव द फायर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयज, ये प्रेजेंट टेंस है, ये भी गलत हो गया, तो आंसर अल्फा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर अल्फा हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वर्कशीट, आई होप कि ये इससे आपको काफी फायदा होगा। ही डेयर नॉट, वही डेयर वाली बात आ गई कि डेयर जब अकेला सब्जेक्ट के साथ आता है, एज अ मॉडल वर्ब आ गया या मेन वर्ब आ गया, इसके बाद आपको बेस फॉर्म ही यूज करनी है, अकेली बेस फॉर्म। तो टू डिसओबे या डिसओबोइंग गलत हो जाएगा, चार्ली करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी वर्कशीट, इस पूरे टॉपिक जिसका नाम है वर्ब्स, इसका टेस्ट जिसके साथ वोकेबलरी भी शामिल है, वोकेबलरी क्या है? वोकेबलरी है प्यारे बच्चों 141 से 170 तक, जिसकी वीडियो मौजूद है। ये पूरे टेस्ट का ये सिलेबस आज कंप्लीट हो गया, वर्कशीट आपको मिल गई, इस वर्कशीट की डिस्कशन आपको मिल गई। तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि ये जो टेस्ट है ये अच्छा हो जाए। टेस्ट नंबर 5 है गालबन ये, ठीक है। ये टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह, इसको तैयारी करें और फिर इस टेस्ट की डिस्कशन भी आपके साथ यूट्यूब पर लाइव शेयर करेंगे। अगर आप मेरे ग्रुप के मेंबर नहीं है तो जल्दी से ग्रुप, यहाँ से डिस्क्रिप्शन खोलिए, ग्रुप का लिंक मौजूद है, ग्रुप के अंदर आ जाइए, सारी चीजें आपको वहां पे मिल रही होंगी जो कि अभी तक फ्री हैं इंशाल्लाह। और आगे आपको सारा कुछ, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।